बेसिकली आज हमने एक्सरसाइज 6.5 करनी है प्रोबेबिलिटी की। इसमें जो लॉज यूज़ होते हैं मैं पहले वो सारे डिफाइन करा देता हूँ। सबसे पहले लॉ यूज़ होता है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सबसे मेन लॉ है, ये यूज़ होता है जो हमने लास्ट टाइम कार्ड्स वाले क्वेश्चन में यूज़ भी किया था। ठीक है, वो दो कैटेगरीज की वजह से यूज़ होता है। मैं वो कैटेगरीज लिख देता हूँ आपको क्योंकि कैटेगरीज की समझ आ जाए। देखें, जो इवेंट होते हैं ना, ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक होता है बेसिकली नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ये दो इवेंट हमने बेसिकली डिफाइन करने हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि दो इवेंट्स हैं ए और बी, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। और नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो। ठीक है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को। अब अगर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बनता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो लॉ बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों में फर्क है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा, यहाँ पे दो इवेंट्स है ना, दो से ज्यादा इवेंट हो जाए, तीन हो जाए, फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम टी है, तीन इवेंट्स हो गए, और सॉरी एम टी आ गया है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो तब भी प्रोबेबिलिटी लग सकती है अंडर एडिशन लॉ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बुक वाले ने एक केस लिखा होगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इतने ज़्यादा इवेंट्स हैं और सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ कॉमन नहीं है, तब भी सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग डिफाइन हो जाएगी, कुछ उनमें कॉमन नहीं होगा। ओके, ये भी बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के वे में ही आता है। नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यही है। इसकी सबसे बड़ी निशानी है, देखें, क्योंकि यूनियन यूज हो रहा होगा ना, तो क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन में लिखा होगा और। ठीक है, जब भी दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के दरमियान वर्ड यूज हो गया और ओ आर, तो मतलब ये एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। जैसे हमने वो कार्ड्स वाला क्वेश्चन किया था, तो उसने कहा था आइदर किंग और स्पेड, तो हमें पता चल गया था ये एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इससे हमें सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी निशानी हमें इस वर्ड से मिलेगी, ये और से। जब ये लिखा हुआ तो इट मीन्स ये एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। ये सबसे पहले लॉ होता है। फिर इसके बाद बेसिकली आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बेसिकली इससे डिफाइन होता है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये लिखा होगा आपके बुक में, कंसेप्ट आपने देखना है। एक होता है डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट इवेंट्स, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है, ठीक है, कि एक दूसरे पे डिपेंड करते। चेंज इन वन इवेंट, चेंज इन वन इवेंट डज इफेक्ट द अदर इवेंट, दूसरे इवेंट को क्या करे वो, डिस्टर्ब करे। और इंडिपेंडेंट क्या होगा?
change in one event, change in one event does not disturb, change in one event does not disturb the other event. ओके, ये बेसिकली दो होते हैं इवेंट्स। ओके बच्चे, अब मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दो केसेस में होता है, ये मैं आपको डिफाइन करा देता हूँ। दैट्स मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, इवेंट्स क्या हो बेसिकली, इंडिपेंडेंट हो, तो फिर कुछ और होगा। और अगर इवेंट्स डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंड करें, तो फिर क्या होगा। अगर तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इससे डिफाइन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर इवेंट डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो फिर ऐसे डिफाइन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये जो लाइन डाली है ना ये वाली, इसका मतलब है इस लाइन का बेसिकली गिवन के एक एक इवेंट होगा ए और बी साथ गिवन कर दिया जाएगा, मतलब बी वाला डिपेंड कर रहा होगा ए पे। ठीक है, तो ला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर ऐसे हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है बी और ए पहले से गिवन हो गया हुआ, अब ए डिपेंड हो रहा होगा बी पे, तो तब बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये बेसिकली इवेंट्स होते हैं। आपकी बुक वाले ने, आप चेक कीजिएगा, बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है इस सारे सिनेरियो के, कि ये हम कैसे डिफाइन करते हैं और ये इवेंट्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप वो कार्ड्स वाली एग्जांपल लें, ठीक है, आप कार्ड्स खेल रहे हैं, किसी एक पर्सन एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से, ठीक है, और वो कार्ड दोबारा से उसने देखने के बाद 52 कार्ड में रख दिया, तो इवेंट इंडिपेंडेंट हुए। देखिए उसकी सैंपल स्पेस तो चेंज नहीं हुई ना। लेकिन लेट ऐसे कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने कार्ड निकाला और देखने के बाद उसने दोबारा से कार्ड अपने पास रखा, सैंपल में नहीं रखा, तो अब सैंपल चेंज हो गई है ना, तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। आप इनको इससे भी ले सकते हैं। आपकी बुक वाला बेसिकली आप देखें एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक उसको लंग कैंसर है, हम एक कहते हैं कि वेंट ए पर्सन हैज़ ए लंग कैंसर, उसकी कहते हैं कि जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी ये है। साथ ही हम एक और इवेंट डिफाइन कर देते हैं, जो पर्सन लंग कैंसर में मुब्तला है वो स्मोकर भी है, तो वो जो सारा का सारा इवेंट ए था वो बी पे डिपेंड हो गया ना, क्योंकि वो स्मोकर भी था इसलिए उसको लंग कैंसर हुआ है, नहीं तो वैसे बहुत नॉर्मली होता है बंदों को लंग कैंसर होता है। ये बेसिकली हम इससे डिफाइन करते हैं इवेंट्स को। क्लियर बच्चे ये। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ लेट ऐसे 20 इवेंट होंगे हैं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन जेड, तो सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। ए की प्रोबेबिलिटी अलग, बी की प्रोबेबिलिटी अलग, सी की प्रोबेबिलिटी अलग, अप टू जेड की प्रोबेबिलिटी अलग, ऐसे। इस क्वेश्चन की सबसे मेन कंडीशन क्या होगी, जैसे उस क्वेश्चन की कंडीशन थी ना, और आता था, इस क्वेश्चन की कंडीशन है या तो एंड आएगा या आएगा बोथ का वर्ड यूज होगा, दो इवेंट्स के दरमियान एंड या बोथ का वर्ड यूज हुआ, तो बेसिकली ये डिफाइन कर रहा होगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को। ओके, इसी तरह कुछ इवेंट्स होते हैं, उनको आप कहते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स आप उनको डिफाइन करते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट होते हैं, ठीक है, लेट ऐसे लेट ऐसे ए एंड ए डैश नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है, बी टू इवेंट, ये दो इवेंट्स हैं, इज नॉन एज ए, इनको हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कहेंगे इफ, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, एंड दोनों की यूनियन करूं ना, दोनों इवेंट्स की यूनियन करूं तो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस आ जाए। ये दोनों का फर्क है।
सबसे मेन जो चीज़ बताने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री इवेंट इक्वल होती है 1 के। ये यहीं पे प्रोबेबिलिटी लगाए ना इस केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी ना एडिशन लॉ के मुताबिक, और सैंपल की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो यहाँ से दो रिजल्ट बना सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बच्चे यहाँ तक क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताएं, मैं फिर इससे आगे चलूँ। ये सारी की सारी थ्योरी एक्सरसाइज 6.6 की 6.5 सॉरी। काइंडली रिप्लाई मी बच्चे, हरी अप। चलिए अब आते हैं 6.5 पे। मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एक सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कोई इतना सच खास नहीं है, सिंपल डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बता रहा है कि सपोज इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, सपोज इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, दो इवेंट्स ए और बी इस तरह के हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वहाँ पे है 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दिया, दोनों की प्रोबेबिलिटीज, बी की प्रोबेबिलिटी बताई है 2/5, दोनों की 2/5, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2। ये डेटा हो गया। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करनी है। तो क्लियर, देखें अब इसमें एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा क्योंकि उसी लॉ में ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं। अब अगर ए यूनियन बी ना बताया होता तो हम मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते थे, लेकिन सिंपल ये डेटा है तो बाय एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर यूनियन ना बताया होता तो मल्टीप्लिकेशन वाला लगा लेते, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज रखो सारी की सारी, 1/2 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बन गया जी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी वैल्यूज उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 1/2 माइनस 2/5 माइनस 2/5 और उसका एक आंसर लिखें, ठीक है। इस सारे को सिंप्लीफाई करें, देखें क्या एलसीएम आ जाएगा, 5 और 2 10 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इधर आ गया 5, इधर आ गया -4 और -4, दैट्स -8 हो जाएगा। इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, ओके। ठहरें, ये हमने क्या किया, -2/5 -2/5 10 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। 2 10 5, तो -4 और -8, -8 -5, तो ये आंसर आया बेसिकली माइनस, ओ सॉरी ये यहाँ पे भी वैल्यू माइनस है ना, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया -3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया 3/10। दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल वन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट में बताया हुआ है दो इवेंट्स हैं, वो भी सिंपल एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी जर्नल डेटा दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स हैं, ठीक है। ऑफ अ सैम्पल स्पेस, इन अ सैम्पल स्पेस एस, ये वैसे ही एक उसने जस्ट बता दिया किसी सैम्पल स्पेस, इवेंट्स हमेशा सैम्पल स्पेस की होती हैं, ज़रूरत नहीं थी ये सेंटेंस बताने की। विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की बताई हुई है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट बताया हुआ है बच्चे, बी और ऊपर बार डाली हुई है, बार का मतलब कम्प्लीमेंट है, आप ऐसे भी कम्प्लीमेंट डाल सकते हैं, ऐसे भी जैसे मैंने डाला था,
बी कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 5/8, 5/8, और यूनियन की ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 3/4। आपने फाइंड करना है इसमें बेसिकली ए पार्ट है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके देना है, और जो बी पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करके देना है। ये दो क्वेश्चन है बच्चे। देखें, अब गिवन जो डेटा है ना, उसमें से सबसे पहले आप देखें आपके पास किस किस की प्रोबेबिलिटी बेसिकली बताई हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताई हुई है 1/2, बी नहीं बताई हुई ना, बी कंप्लीमेंट की बताई हुई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट बताई हुई है 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, कंप्लीमेंट्री लॉ के मुताबिक ये हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। ये देखें हमने ऊपर कंप्लीमेंट्री लॉस लिखे थे, ये मैंने डिफाइन करवाए थे। कोई भी इवेंट हो, कोई भी अगर इवेंट हो तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, अगर ए कंप्लीमेंट तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, तो इनको यूज करते हुए बेसिकली बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन गया जी 1 माइनस 5/8 विच इज 3/8, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन गया, बी का आंसर भी निकल आया। अब पहला पार्ट फाइंड करते हैं। पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, उसी तरह एडिशन लॉ लगेगा, बिकॉज सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का आंसर भी बताया हुआ है ना, ठीक है, वो कितना बताया हुआ है 3/4, 3/4 1/2 प्लस 3/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस इस तरफ आके लेफ्ट साइड पे ऐड हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बाकी सब वहाँ पे ले जाओ। 1/2 प्लस 3/8 माइनस 3/4, इसको सिंप्लीफाई करो, टेक एलसीएम, द एलसीएम इज 8, ठीक है, विच इज 4 प्लस 3 माइनस 6, 7 माइनस 6 विच इज 1/8। आपका सिंप्लीफिकेशन बन जाएगी, आप करके देख लेना। तो ये आंसर आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। अब मैं इसी को यूज करूंगा, ये ज़हन में रखना, ये आया 1/8। अब जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट जो है, उसमें मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। गौर से देखना बच्चे, मैं इस सारे को ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। तो ये कंप्लीमेंट बन गया ना, तो कंप्लीमेंट्री लॉ के मुताबिक ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं हो जाएगा विदाउट कंप्लीमेंट, तो 1 माइनस 1/8 दैट्स 7/8 इज योर आंसर। आप इसको, या ठहरे 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 ठहरे, नहीं नहीं इस तरह नहीं, रुक जाए रुक जाए, हम एक मिस्टेक कर गए हैं, ये डी मॉर्गन लॉ की तरफ जाएगा, ऐसे कंप्लीमेंट नहीं लिख सकते हम, सेट की एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक कर गए। वेट अ मिनट, आपको अगर याद हो तो सेट में डी मॉर्गन्स लॉ जब हम यूज करते थे, ये अगर हमने फाइंड करना है तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता था, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। हम ऐसे ओवरऑल कंप्लीमेंट नहीं लिख सकते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को बार से डिनोट किया हुआ है, बी कंप्लीमेंट हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ। क्या यूज किया है, बाय डी मॉर्गन लॉ, जो हम बेसिक सेट थ्योरी में पढ़ते होते हैं। तो अब इस पे कंप्लीमेंट्री लॉ लगाएंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय कंप्लीमेंट्री लॉ। कंप्लीमेंट को कभी सी से डिनोट करते हैं, कभी बार से, डजेंट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमने निकाली भी है, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 3/4,
तो 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4 इज योर आंसर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है बेसिकली इसी तरह डेटा गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 0.6। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है इफ A and B are mutually exclusive. If A and B are mutually exclusive, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फार्मूला चेंज होता है, वो होता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जस्ट वैल्यूज पुट करें, ठीक है। ये होगी 0.6, ए की वैल्यू होगी 0.5 और जल्दी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ओके, विच इज 0.1। ऐसे किया। ये इतना शॉर्ट के इतने इसके चांसेस नहीं है। 1 2 3 बेसिकली तीनों मल्टीपल चॉइस की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उसमें सिंपल डेटा गिवन है, आपको खुद डेटा बनाना नहीं पड़ा, जस्ट उसने फार्मूलाज की प्रैक्टिस कराई है। नाउ क्वेश्चन 4, सॉरी 3 अभी हमने कर लिया, विच इज 4। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है बच्चे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसे डैट अ बैग, एक बैग है जो कंटेन करता है 30 टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। एक बैग में टिकट नंबर दिए हुए हैं जिसमें एक टिकट नंबर 1 है, फिर टिकट नंबर 2, टिकट नंबर 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये इसका सैंपल बन गया। वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक अपनी मर्जी से टिकट उठा लिया जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नंबर इज आइदर ऑड और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। फाइंड द नंबर, एक नंबर फाइंड करना है, दैट इज फाइंड द नंबर that is number is either odd, number is either odd or square of a integer। अब देखें हमें क्वेश्चन से आइडिया हो गया है कि ये कौन सा ला लगने जा रहा है, कौन सा ला लगने जा रहा है, आप जरा मुझे बताएं जल्दी से रिप्लाई करके। मैं फिर सिंप्लीफाई कराता हूँ। और का वर्ड यूज हुआ है, और ओ आर, ये वाला वर्ड यूज हुआ है बच्चे, ये देखें जरा, ये वर्ड यूज हुआ है हमारे पास और दो इवेंट्स में। देखिए सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के अंदर 30 टिकट बताए हुए हैं। ये नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना नॉट अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, वो तो देखेंगे ना, वो तो केस बनेगा तो देखेंगे नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। ये एडिशन ला लगेगा। एडिशन के आगे दो केसेस हैं, देखें मैं ऊपर से दोबारा आपको बताता हूँ। एडिशन ला के दो केसेस है, एक का नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक का नाम है नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के ला के दो केसेस हैं, एक का नाम है डिपेंडेंट इवेंट, एक का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ला दो ही है, एक है एडिशन ला और एक मल्टीप्लिकेशन ला। नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ला नहीं है, वो एक केस है। अब सैंपल की तादाद देखें कितनी होगी। सैंपल की तादाद होगी है 30 टिकट्स। दो इवेंट्स हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट, ए बी दी इवेंट दैट, एक ऐसा इवेंट है, नंबर जो नंबर बताया हुआ है, नंबर इज अ, पहला केस क्या है, ऑड, नंबर इज ऑड। तो कितने चांस बनते हैं पहले तीन में से ऑड के, 15 चांस बनते हैं। मतलब जो टिकट आए किसी भी बंदे के पास हो, या वो 1 हो या वो 3 हो या वो 5 हो या वो
29 हो, तो इसके चांस बन के ए के जी 15। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई ए की? अगर 15 चांस है तो नंबर ऑफ चांसेस इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस 15/30। अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, नहीं भी करते तो कोई इतनी सच इमरजेंसी नहीं है अभी। 15/30 प्रोबेबिलिटी आ गई है बेसिकली ए की। नाउ बी इवेंट डिफाइन करें। लेट बी बी द इवेंट दैट बी द event that number is a selected number is a square of integer, number is a square of integer। कौन कौन से नंबर हैं पहले 30 में से जो किसी इंटीजर का स्केयर है? देखिए कौन कौन से नंबर हैं। एक तो 4 है, वो 2 का स्केयर है। 9 है, वो 3 का स्केयर है। 16 है, 4 का स्केयर है। और 25 है। ये किस किस के स्केयर है? जैसे देखें, 2 का स्केयर करें तो 4, ये किसी इंटीजर का स्केयर है ना। 3 का स्केयर करें 9, 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। ये वो नंबर है। ओके, तो इसके कितने चांसेस बने हैं? बी के चांसेस बने हैं 4 नंबर्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जल्दी से देख लें। बी की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? नंबर ऑफ चांसेस इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस 4/30 बनेगी। ठीक है, नाउ क्या अब देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। क्या ऐसा इवेंट है? अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है, नाउ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है टिकट नंबर, जो टिकट नंबर है इज बोथ ऑड, ऑड भी हो एंड स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर भी हो। ऑड भी हो एक टाइम पे और किसी इंटीजर का स्क्वायर भी हो। तो क्या ऐसे दो नंबर हैं ऑड आपके पास? यस हैं। ये नंबर्स हैं आपके पास 9 और 25, ऑड भी हैं और किसी स्क्वायर का इंटीजर भी तो है ना। तो इनके चांसेस कितने बन गए? 2। अब यहां से हमें पता चला ये नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, इवेंट एम्प्टी नहीं आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? ये बन जाएगी नंबर ऑफ चांसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस 2/30। ये आ गया बेसिकली हमारे पास ये। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेंस इवेंट ए एंड बी आर नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो रख लें वैल्यू। ए की वैल्यू बनती है आपके पास, अभी हमने ऊपर निकाली है, वो बनती है 15/30। बी की 40/30, 15/30, 40/30 माइनस 2/30। जस्ट टेक 30 एज एलसीएम। इसलिए समझ आया आप क्यों नहीं सिंप्लीफिकेशन वहां पे की थी, क्योंकि सैंपल 30 था। 50 प्लस 40 माइनस 2, दैट्स 55 माइनस 2 एंड 53/30। ये चांसेस हैं आपके पास कि हम इस तरह बेसिकली सैंपल स्पेस को 40 नहीं है 4/30 है, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा था 1 से ग्रेटर आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, याद है मैंने आपको बताया हुआ है 1 से छोटा होता है। तो 19 और 17/30 ये आपके पास आंसर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके बच्चे, क्लियर? दैट्स आंसर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपने जो पंजाब वाली बुक है ना उसको देखनी है, उसकी एक्सरसाइज 7.7 पंजाब की जो प्रीवियस बुक थी, उसमें बहुत अच्छे ऐसे लॉस क्वेश्चन दिए हुए हैं 8-10 इसी टॉपिक से रिलेटेड, एडिशन लॉ से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे उसने एक ही एक्सरसाइज बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। उसमें वो कहते हैं स्टूडेंट फाइंड्स दी ए
स्टूडेंट फाइंड्स दैट, स्टूडेंट ने देखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन अलजबरा टेस्ट इज 8/9। एक बच्चे ने कोई टेस्ट दिया मैथ्स का, एक स्पेसिफिक टॉपिक का, अलजबरे का, तो उसने देखा पासिंग की प्रोबेबिलिटी है 8/9। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द probability of फेलिंग द टेस्ट। अब देखें, ये अब आपका क्लासरूम का क्वेश्चन आ गया है, तो ज़रा बताएंगे कैसे करेंगे ये वाला, कौन सा लॉ लगना चाहिए। मैं कह देता हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देखें जी। लेट ए बी द इवेंट दैट, ए बी द इवेंट है, ये एक मैंने इवेंट कह दिया है। स्टूडेंट पास द अलजबरा टेस्ट, स्टूडेंट पास दी अलजबरा टेस्ट, स्टूडेंट ने अलजबरे का टेस्ट पास कर लिया, और उसका उसने बताया हुआ है जी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताई हुई है, वो है 8/9। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन सा लॉ लगना चाहिए इसमें। तो ये अगर पास होने की है तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा बी द इवेंट दैट, बी द इवेंट दैट स्टूडेंट डिड नॉट पास या फेल द टेस्ट, फेल द अलजेब्रा टेस्ट। तो कैसे निकालते होते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, देखें आप ये दोनों कंप्लीमेंट्री इवेंट हैं, ए और बी दोनों कौन से इवेंट हैं, कंप्लीमेंट्री। क्यों कंप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, या तो स्टूडेंट पास होगा, दोनों को कुछ कॉमन तो नहीं हो सकता ना, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट एम्प्टी आएगा, या तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, ये तो कोई बात नहीं हो सकती ना, कि पास भी नहीं हुआ फेल भी नहीं हुआ, कोई न्यूट्रल बात तो नहीं हो सकती ना, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है ना, इसलिए। तो दैट्स 1 माइनस probability of A, 1 minus 8/9 which is 1/9, ये आंसर है जी। ओके, ये भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन था, इसमें भी इतना कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली ये बात की गई है, इन अ 2 dice experiment, इन a 2 dice experiment, given that first dice shows 4, first dice show 4, पहले डाइस ने 4 शो किया है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, second dice shows a number greater than 4, second dice shows a number greater than 4, greater than 4। अब गौर से देखिएगा, ये बेसिकली यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिफाइन होने वाली है, ये दोनों डिपेंडेंट है, ये वाला लगेगा डिपेंडेंट इवेंट्स वाला ला, ठीक है, ये वाला इवेंट्स डिपेंडेंट हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को कहते हैं, ठीक है, इसको साथ लिख लेते हैं, नोन एज अ कंडीशनल, क्योंकि कंडीशन बता दी गई है ना, बताया गया है कि 2 डाइस फेंकेंगे हैं, जिसमें पहला डाइस बता रहा है कि पहले डाइस में हमेशा 4 आएगा, और सेकंड डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा, तो साथ में बता दिया गया ना कि 4 भी आए और दूसरे डाइस में ग्रेटर देन 4 भी आए, तो
टू डाइस की सैंपल स्पेस क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। टू डाइस सैंपल स्पेस जो होता है वो उसके अंदर जो चांस होते हैं, नंबर ऑफ चांस, वो 36 होते हैं। नंबर ऑफ चांसेस इन टू डाइस सैंपल स्पेस आर 36। ओके, अब वो कैसे होते हैं वो आप बना के चेक करेंगे। जब भी टू डाइस का क्वेश्चन आया बच्चे, तो सैंपल स्पेस लाजमी बनानी है। लिखना है कि ये पहले डाइस में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और दूसरे में भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ऑर्डर पेयर्स आपने बना के एग्जामिनर को दिखाने हैं। सारी की सारी सैंपल स्पेस लिखनी है। ओके, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 और 1 6, लाजमी ये बनानी है। और सबसे लास्ट वाला आएगा 6 और 6, ये लाजमी बनानी है। ओके, अब मैं आता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या बताया गया है। लेट ए बी द इवेंट दैट, एक इवेंट को नाम दे देता हूं, लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट डाइस, पहला जो डाइस है, फर्स्ट डाइस शो 4। आप देखें पहला डाइस 4 कब बता सकता है, ये देखें, ये वाला केस होगा ना, ये वाला जो केस होगा सिर्फ इस केस में पहला डाइस 4 बता रहा है। ये देखिएगा 4 1, पहला डाइस 4 आया ना, फिर क्या हुआ 4 2, फिर क्या हुआ 4 3, फिर होगा 4 4, फिर होगा 4 5, और फिर क्या होगा 4 6। ये 6 केसेस सिर्फ बनेंगे ना। तो आप लिख लें ये टोटल 6 केसेस बने हैं जो आए हैं। 4 1 आया है, 4 2 आया है, 4 3 आया है, 4 4 आया है, 4 5 आया है, और 4 6। ओके, तो इसके कितने चांसेस बने हैं? इसके चांसेस बन गए आपके पास 6। दे आर 6 चांसेस। ओके बच्चे, नाउ अब दूसरा इवेंट क्या है? दूसरा इवेंट कहता है सेकंड डाइस ग्रेटर देन 4। लेट बी be the event that सेकेंड डाइस, जो दूसरा डाइस है, वो 4 से ज्यादा ग्रेटर शो करे, ग्रेटर देन 4। तो देखें क्या चांसेस बन सकते हैं जब सेकंड डाइस ग्रेटर देन, सैंपल में जाएं देखें जरा क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। ये 5 वाला कॉलम बनेगा ना, देखें जिसमें आ रहा है 1 5 2 5, फिर 3 5, फिर 4 5, फिर 5 5, और फिर 6 5। सब में ग्रेटर देन 4 है ना, इसमें भी है ना 2 6 3 6 4 6 और 6 6। ये देखें इन सब में ये जो ये वाले चांस बने हैं, ये वाले, ये सारे चांसेस में जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 4 आ रहा है। बाकी सब में इक्वल टू 4 या लेस देन 4 था। तो ये कितने चांसेस बन गए हैं? ये आपके पास चांसेस बन गए हैं बेसिकली 12 चांसेस हैं। नंबर ऑफ चांसेस इन बी, या बेशक लिख के दिखाएंगे आप कौन कौन से हैं, आप लिख के बताएंगे जी। 1 5 है, 2 5 है, 3 5 है, 4 5 है, ये लिखना है आपने ऐसे लाजमी, ठीक है। 5 5 है, 6 5 है, 1 6 है, 2 6 है, 3 6 है, 4 6 है, 5 6 है, और 6 6 है। तो ये चांसेस बनते हैं आपके पास 12। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है जी? इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है जी 12/36। ओके, नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा ये डिपेंडेंट है? ये देखें, ये हमें डिपेंडेंट का पता चलता है, हमें डिपेंडेंट का पता चलता है इस बात से। देखें, इन आर टू डाइस एक्सपेरिमेंट गिवन दैट फर्स्ट डाइस शो 4, पहले ने तो 4 शो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड डाइस? हमने सिर्फ सेकंड डाइस की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये इस वाले की, बाकियों से हमें कंसर्न नहीं है। सेकंड की प्रोबेबिलिटी बताओ शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, जबकि पहले वाला हो चुका है। तो जो इवेंट ए है वो बी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप लिखेंगे सेंस
इवेंट ए इज डिपेंडेंट ऑन इवेंट बी, ये बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमने तो सिर्फ बी की बतानी है ना, तो ए हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, बी ए हो चुका है, तो दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज डालनी है। देखें, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू डालनी है और एक डालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी साथ ही निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ चांसेस इन ए बस बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस 6/36, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अब बी इंटरसेक्शन ए करके देखें ना, बी इंटरसेक्शन ए ऊपर से करके देखें क्या बनता है। बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए में क्या क्या चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है। देखें, वो है 4 5 और 4 6, सिर्फ वो बनता है 4 5 एक, और एक बनता है 4 6। तो ये आ गया जी बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए के चांस बन गए 2, इनकी प्रोबेबिलिटी बनी बी इंटरसेक्शन ए की, बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी बनी नंबर ऑफ चांसेस इन बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस विच इज 2/36। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज in equation 1 which is probability of b given a, probability of b given a, तो ये बन गया जी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हम से निकाल लेते हैं। बी आई है 2/36 डिवाइडेड बाय ए की आई है 6/36, तो 36 कैंसल, ये रह गया 2/3 या 1/6, 2/6 या 1/3 विच इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट